16th और 17th सेंचुरी के दौरान लगभग 85% इंडिया की पॉपुलेशन गांव में रहती थी। एग्रीकल्चर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। पेजेंट्स खेती करते थे और साथ ही पावरफुल लैंड होल्डर्स, जिन्हें जमींदार्स कहा जाता था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर अपना हक जताते थे। क्योंकि पेजेंट्स और जमींदार्स दोनों का बेस एग्रीकल्चर ही था, इसलिए उनके बीच रिलेशनशिप में कोऑपरेशन भी था, कंपटीशन भी और कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता था। इन सब रिलेशंस को मिलाकर ही उस समय की रूरल या अग्रेरियन सोसाइटी बनी। पेजेंट्स और जमींदार्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी थी जो गांव की जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करती थी, और वो थी मुगल स्टेट। मुगल गवर्नमेंट की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स एग्रीकल्चर था। इसलिए रेगुलर रेवेन्यू एंश्योर करने के लिए स्टेट ने गांव-गांव में ऑफिशियल्स भेजे, जैसे रेवेन्यू असेसर्स, टैक्स कलेक्टर्स और रिकॉर्ड कीपर्स। इन ऑफिशियल्स का काम था रूरल सोसाइटी को कंट्रोल में रखना, ताकि खेती स्मूथली चलती रहे और टैक्स टाइम पर मिलता रहे। क्योंकि कई फसलें सिर्फ खुद के यूज के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए भी उगाई जाती थीं, इसलिए ट्रेड और मनी का रोल इंपॉर्टेंट होता गया। मार्केट्स डेवलप हुईं और गांव का कनेक्शन टाउन्स और सिटीज से बढ़ने लगा। विलेज अग्रेरियन सोसाइटी की बेसिक यूनिट था। गांव में रहने वाले पेजेंट्स साल भर अलग अलग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते थे। वो जमीन जोतते थे, बीज बोते थे, फसल काटते थे और साथ ही एग्रीकल्चर पर बेस्ड चीजें जैसे शुगर और ऑयल भी प्रोड्यूस करते थे। लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर हर जगह एक जैसा नहीं था। कहीं ड्राई लैंड थी, कहीं पहाड़ी एरिया था और कहीं डेंस फॉरेस्ट्स थे। इन एरियाज में खेती फर्टाइल प्लेन्स जैसे तरीके से पॉसिबल नहीं थी। फॉरेस्ट एरियाज काफ़ी लार्ज एरिया कवर करते थे, इसलिए इंडिया की ज्योग्राफी की डाइवर्सिटी को समझना अग्रेरियन सोसाइटी को समझने के लिए ज़रूरी है। इस पीरियड की रूरल सोसाइटी के बारे में हमें पेजेंट्स की अपनी लिखी हुई कहानियां नहीं मिलती, क्योंकि पेजेंट्स अपनी हिस्ट्री लिखते नहीं थे। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मुगल कोर्ट रिकॉर्ड्स और क्रॉनिकल्स से मिलती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आईन अकबरी, जो एम्परर अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने लिखी थी। इस बुक में डिटेल में बताया गया है कि मुगल स्टेट एग्रीकल्चर कैसे मैनेज करती थी, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करती थी और जमींदार्स के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे कंट्रोल करती थी। आइन का मेन एम अकबर के एम्पायर को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और हार्मोनियस सिस्टम के रूप में दिखाना था, जहां स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी रूल करती हो। इसीलिए मुगल स्टेट के खिलाफ कोई भी रिबेलियन को ऐसा दिखाया गया जैसे वो फेल होना ही था। इसी वजह से आइन में पेजेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो रूलिंग क्लास का पर्सपेक्टिव दिखाती है, पेजेंट्स का नहीं। इस गैप को फिल करने के लिए हिस्टोरियंस ने मुगल कैपिटल से दूर के रीजन्स के सोर्सेज भी यूज किए। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के 17th और 18th सेंचुरी के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स काफ़ी यूजफुल रहे। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स भी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, खासकर ईस्टर्न इंडिया के लिए। इन डॉक्यूमेंट्स में पेजेंट्स, जमींदार्स और स्टेट के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का जिक्र मिलता है। इन सोर्सेज से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि पेजेंट्स स्टेट को कैसे देखते थे और उनके लिए फेयर ट्रीटमेंट का क्या मतलब था। मुगल रिकॉर्ड्स में पेजेंट्स को आमतौर पर रैयत या मुजारियन कहा जाता था। कुछ और टर्म्स जैसे किसान और असामी भी यूज होते थे। 17th सेंचुरी के सोर्सेज दो तरह के पेजेंट्स का जिक्र करते हैं, खुदकश्ता पेजेंट्स और पाही कश्ता पेजेंट्स। खुदकश्ता पेजेंट्स वहीं रहते थे जहां वो खेती करते थे, जबकि पाही कश्ता पेजेंट्स आउटसाइडर्स होते थे जो अपने गांव के अलावा किसी और गांव में कॉन्ट्रैक्ट पर लैंड कल्टिवेट करते थे। कुछ पेजेंट्स बेटर रेवेन्यू कंडीशंस की वजह से पाही कश्ता बनते थे, जबकि कुछ लोग मजबूरी में माइग्रेट करते थे, जैसे फैमिन या पॉवर्टी के कारण। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर पेजेंट्स काफ़ी पुअर थे और उनके पास एग्रीकल्चरल टूल्स भी बहुत लिमिटेड थे। अक्सर एक ही पैर बुलक्स का और एक या दो प्लाउज होते थे, और कई पेजेंट्स के पास तो इतना भी नहीं होता था। गुजरात में अगर कोई पेजेंट 6 एकर्स लैंड का ओनर होता था तो उसे वेल्दी माना जाता था। बंगाल में एवरेज पेजेंट के पास मैक्सिमम 5 एकर्स लैंड होती थी, और 10 एकर्स ओन करना मतलब काफ़ी रिच होना। लैंड ओनरशिप इंडिविजुअल होती थी और पेजेंट्स को अपनी ज़मीन बेचने, खरीदने और ट्रांसफ़र करने का पूरा राइट था, बिल्कुल किसी और प्रॉपर्टी की तरह। दिल्ली आगरा रीजन से एक लेटर डिस्क्रिप्शन बताता है कि पेजेंट्स अपनी फील्ड्स की बाउंड्रीज को बहुत क्लियरली मार्क करते थे। कल्टिवेटिंग पेजेंट्स अपनी ज़मीन के किनारे ऊंची मिट्टी, ईंट या कांटों की बाड़ लगा देते थे, ताकि एक ही गांव के हज़ारों फील्ड्स को ईजिली पहचाना जा सके। ये सिस्टम 17th सेंचुरी में भी एग्जिस्ट करता था, और ये दिखाता है कि पेजेंट्स के लैंड राइट्स वेल डिफाइंड थे।
मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर ने इंडियन एग्रीकल्चर लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फीचर नोटिस किया और अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में लिखा। उसने देखा कि इंडिया में विलेजेस और टाउन्स बहुत जल्दी अबैंडन हो जाते थे, कभी-कभी एक ही दिन में बिल्कुल खाली हो जाते थे। साथ ही नए विलेजेस भी उतनी ही जल्दी बस जाते थे। क्योंकि क्रॉप्स रेनफॉल पर डिपेंड करते थे, इसलिए कनाल्स खोदने की ज़रूरत नहीं होती थी। सिर्फ वेल्स या टैंक्स बना लिए जाते थे। ग्रास और वुड इजीली अवेलेबल होने की वजह से हट्स बनाना भी आसान था और जल्दी ही एक नया गांव या टाउन बस जाता था। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि नॉर्थ इंडिया में पेजेंट्स काफ़ी मोबाइल थे और रूरल सेटलमेंट्स का स्ट्रक्चर बहुत फास्ट चेंज होता रहता था। मुगल पीरियड के दौरान एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन लगातार होता रहा, मेनली 3 रीजंस की वजह से। ज़मीन की कमी नहीं थी, लेबर इजीली अवेलेबल था और पेजेंट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे। फार्मिंग का मेन पर्पस फूड प्रोड्यूस करना था, इसलिए फूड ग्रेन्स जैसे राइस, व्हीट और मिलेट्स सबसे ज़्यादा उगाए जाते थे। जहां साल भर में लगभग 40 इंचेस या उससे ज़्यादा रेनफॉल होती थी, वहां राइस की कल्टीवेशन होती थी। जिन रीजन्स में रेनफॉल थोड़ी कम होती थी, वहां व्हीट ग्रो होता था और जिन रीजन्स में रेनफॉल और भी कम होती थी, वहां मिलेट्स उगाए जाते थे। इस तरह किसी एरिया में कौन सी क्रॉप होगी, ये लार्जली रेनफॉल पर डिपेंड करता था। मॉनसून रेन्स इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे, बिल्कुल आज की तरह। लेकिन कुछ क्रॉप्स को सिर्फ बारिश से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी। इस नीड को पूरा करने के लिए लोगों ने आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड्स डेवलप किए। बाबर, जो पहला मुगल एम्परर था, अपनी मेमोआर बाबरनामा में इन इरिगेशन मेथड्स का जिक्र किया है। उसने बताया कि नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स फ्लैट थे और वहाँ रिवर फ्लोइंग नहीं थी। फिर भी एग्रीकल्चर पूरी तरह रेगुलर वाटर सप्लाई पर डिपेंड नहीं करता था। ऑटम क्रॉप्स मॉनसून रेन्स की मदद से ग्रो हो जाती थीं और कभी-कभी स्प्रिंग क्रॉप्स भी बिना रेनफॉल के हो जाती थीं। लेकिन यंग प्लांट्स और ऑर्चर्ड्स को एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत होती थी, जो बकेट्स और वाटर व्हील्स के थ्रू दिया जाता था। लाहौर और दीपालपुर जैसे एरियाज में पर्शियन व्हील सिस्टम यूज़ होता था। इस सिस्टम में एक व्हील होता था जिसमें रोप्स और पॉट्स लगे होते थे। बुलक्स व्हील को घुमाते थे और घूमने पर पानी से भरे पॉट्स वेल से ऊपर उठते थे और एक ट्रफ में पानी गिराते थे, जहां से पानी फील्ड्स तक पहुंचाया जाता था। आगरा, बयाना और चंदवार जैसे एरियाज में इरिगेशन के लिए रोप से बंधी बकेट यूज होती थी, जिसे बुलक खींचता था। एक आदमी एनिमल को चलाता था और दूसरा बकेट से पानी निकालता था। ये इरिगेशन सिस्टम्स सिंपल टूल्स, एनिमल पावर और ह्यूमन लेबर पर डिपेंड करते थे, जिससे पेजेंट्स खुद एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में एक्टिव रोल प्ले कर पाते थे। मुगल स्टेट ने भी इरिगेशन को सपोर्ट किया। नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट ने नए कनाल्स खुदवाए और पुराने कनाल्स की रिपेयर करवाई। फॉर एग्जाम्पल, शाहजहां के रेन के दौरान पंजाब के पुराने कनाल्स जैसे शाह नहर को रिपेयर किया गया ताकि इरिगेशन बेटर हो सके। फार्मिंग में ज़्यादा मैनुअल लेबर लगता था, लेकिन पेजेंट्स ऐसे टूल्स और टेक्निक्स भी यूज़ करते थे जो एनिमल पावर पर बेस्ड थे। वुडन प्लाउ सबसे कॉमन टूल था, क्योंकि ये हल्का था और यूज़ करना ईजी था। इसके टिप पर आयरन लगा होता था, लेकिन ये ज़मीन को बहुत गहरा नहीं काटता था, जिससे बहुत गर्म मंथ्स में सॉइल की मॉइस्चर बनी रहती थी। बीज कभी-कभी ऑक्सिन से खींचने वाले ड्रिल से भी डाले जाते थे, लेकिन सबसे कॉमन मेथड ब्रॉडकास्टिंग था, जिसमें बीज हाथ से छिड़क दिए जाते थे। वीडिंग और सॉइल को लूज करने का काम एक साथ होता था, जिसके लिए एक नैरो आयरन ब्लेड होती थी जो छोटी वुडन हैंडल से जुड़ी होती थी। इंडियन एग्रीकल्चर 2 मेन क्रॉप सीजन्स फॉलो करता था, जिसे खरीफ और रबी कहा जाता था। इस सिस्टम की वजह से ज़्यादातर रीजन्स में साल में कम से कम 2 क्रॉप्स उगाए जाते थे, जिसे 2 फसलां कहा जाता था। जहां रेनफॉल या इरिगेशन सफिशिएंट होती थी, वहां साल में 3 क्रॉप्स भी पॉसिबल थे। इस वजह से क्रॉप्स की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। आईने अकबरी के अकॉर्डिंग मुगल प्रोविंस आगरा में 2 सीजन्स में 39 डिफरेंट क्रॉप्स उगाए जाते थे। दिल्ली में 43 क्रॉप्स और बंगाल में तो सिर्फ राइस की ही 50 वैरायटीज़ पाई जाती थीं। फूड क्रॉप्स इंपॉर्टेंट थे, लेकिन एग्रीकल्चर सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग तक लिमिटेड नहीं था। मुगल सोर्सेज कुछ स्पेशल क्रॉप्स का मेंशन करते हैं, जिसे जिन्स एक कामिल यानी परफेक्ट क्रॉप्स कहा जाता था, जो ज़्यादा रेवेन्यू लाते थे। मुगल स्टेट पेजेंट्स को एनकरेज करती थी कि वो ये क्रॉप्स उगाएं, क्योंकि इससे इनकम बढ़ती थी। कॉटन और शुगरकेन सबसे इंपॉर्टेंट जिनसे कामिल थे। कॉटन सेंट्रल इंडिया और डेक्कन प्लेटो में लार्ज स्केल पर ग्रो होता था, जबकि बंगाल शुगर प्रोडक्शन के लिए फेमस था। इसके अलावा ऑयल सीड्स जैसे मस्टर्ड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंटिल्स भी कमर्शियल क्रॉप्स में शामिल थीं। इससे पता चलता है कि पेजेंट्स अक्सर एक ही लैंड पर फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स दोनों उगाते थे।
17वीं सेंचुरी के दौरान दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से कई नए क्रॉप्स इंडिया पहुंचे। मेज़ अफ्रीका और स्पेन के थ्रू इंडिया आया और वेस्टर्न इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बन गया। टमेटोज़, पटेटोज़ और चिलीज़ जैसे वेजिटेबल्स न्यू वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस हुए। पाइनएप्पल और पपाया जैसे फ्रूट्स भी इसी पीरियड में इंडिया पहुंचे। इन नए क्रॉप्स ने एग्रीकल्चर की डाइवर्सिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। नए क्रॉप्स के स्प्रेड और इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट मिला। कभी-कभी फैमिन्स और डिजीजेस की वजह से पॉपुलेशन कम भी होती थी, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन स्टेडिली बढ़ती रही। इकोनॉमिक हिस्टोरियंस का एस्टिमेट है कि 1600 से 1800 के बीच इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 50 मिलियन से बढ़ी, जो लगभग 33% इंक्रीज था 200 ईयर्स में। ये ग्रोथ उस पीरियड की जनरल एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। मुगल पीरियड की एग्रीकल्चर का जो अकाउंट मिलता है, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पेजेंट्स का रोल सिर्फ ज़मीन पर काम करने तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत एक्टिव और इम्पॉर्टेंट रोल निभाते थे। वो खुद इनिशिएटिव लेकर खेती को एक्सपैंड भी करते थे। पेजेंट्स की इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन ने मुगल सोसाइटी के अग्रेरियन रिलेशंस की स्ट्रक्चर पर गहरा असर डाला। इसको अच्छे से समझने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर से जुड़े अलग अलग सोशल ग्रुप्स कौन से थे और उनके बीच किस तरह के रिलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। पेजेंट्स अपनी ज़मीन के इंडिविजुअल ओनर्स होते थे, मतलब हर कल्टीवेटर को अपने खेत पर हक होता था। साथ ही वो एक कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी का भी हिस्सा होते थे और सोशल लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में एक दूसरे से जुड़े होते थे। इस विलेज कम्युनिटी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते थे: खुद कल्टीवेटर्स, विलेज पंचायत और विलेज हेडमैन, जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। ये सब मिलकर विलेज के काम और एग्रीकल्चरल लाइफ को मैनेज करते थे। रूरल सोसाइटी पर कास्ट का बहुत गहरा इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से कल्टीवेटर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ थीं। फार्मिंग पॉपुलेशन एक जैसी नहीं थी, बल्कि इसमें कई तरह के सोशल ग्रुप्स शामिल थे। ज़मीन पर काम करने वालों में एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का था जो मीनियल्स या एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, जिन्हें मजूर कहा जाता था और जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। लैंड अवेलेबल होने के बावजूद कुछ कास्ट ग्रुप्स को लो स्टेटस काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और वो हमेशा पुअर ही बने रहते थे। उस टाइम कोई पॉपुलेशन सेंसस नहीं था, लेकिन जो थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स मिलते हैं उनसे पता चलता है कि ये ग्रुप्स विलेज पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा थे। इनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे और कास्ट हायरार्की में नीचे होने की वजह से इनकी कंडीशन काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड थी, बिल्कुल आज के दलित्स जैसे। ऐसी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी देखी जाती थीं, जैसे हल खोहान जो स्कैवेंजर्स थे, उन्हें विलेज की बाउंड्रीज़ के बाहर रहना पड़ता था, और बिहार के मल्लाहज़ादाज़ जो बोटमैन के बेटे थे, उनकी कंडीशन ऑलमोस्ट स्लेव्स जैसी थी। सोसाइटी के लोअर लेवल्स पर कास्ट, पॉवर्टी और सोशल स्टेटस का डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, लेकिन सोसाइटी के इंटरमीडिएट लेवल्स पर यह लिंक इतना क्लियर नहीं था। 17वीं सेंचुरी मारवाड़ के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि राजपूत पेजेंट्स के रूप में जाट्स के साथ ही काम करते थे, जबकि जाट्स का स्टेटस राजपूत से नीचे माना जाता था। 17वीं सेंचुरी में वृंदावन के आसपास ज़मीन कल्टीवेट करने वाले गौरवाज ने अपनी सोशल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए राजपूत स्टेटस क्लेम करने की कोशिश की। अहीर्स, गुजर्स और मालीज जैसे कास्ट्स ने कैटल रियरिंग और हॉर्टिकल्चर से अच्छा प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से उनका सोशल स्टेटस ऊपर आया। ईस्टर्न इंडिया में सदगॉप्स और कैवर्तास जैसे पैस्टोरल और फिशिंग कम्युनिटीज़ धीरे धीरे पेजेंट्स के रूप में रिकग्नाइज होने लगे। इससे ये पता चलता है कि मुगल पीरियड में कास्ट इनइक्वालिटी स्ट्रॉन्ग ज़रूर थी, लेकिन रूरल सोसाइटी के कुछ लेवल्स पर सोशल मोबिलिटी भी पॉसिबल थी। मुगल इंडिया में विलेज लाइफ स्ट्रॉन्ग लोकल इंस्टीट्यूशंस के अराउंड ऑर्गेनाइज थी, जो एग्रीकल्चरल और सोशल लाइफ दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विलेज पंचायत थी। पंचायत एक काउंसिल होती थी जो विलेज के एल्डर्स से मिलकर बनती थी। यूजुअली वही लोग जो इन्फ्लुएंशियल होते थे और जिन्हें प्रॉपर्टी राइट्स विरासत में मिले होते थे। जहां विलेजेस मिक्स्ड कास्ट होते थे, वहां पंचायत में अलग अलग कास्ट्स और कम्युनिटीज़ के लोग शामिल होते थे, लेकिन पुअर एग्रीकल्चरल लेबरर्स और मीनियल्स को आमतौर पर इस बॉडी में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी। पंचायत एक तरह से ओलिगार्की की तरह काम करती थी, जहां कुछ पावरफुल लोग डिसीजंस लेते थे। इनके डिसीजंस पूरे विलेज के लिए बाइंडिंग होते थे। पंचायत का हेड एक विलेज हेडमैन होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हेडमैन को विलेज एल्डर्स की सहमति से चुना जाता था, लेकिन इस चॉइस को जमींदार की अप्रूवल चाहिए होती थी। हेडमैन तब तक अपने पद पर बना रहता था जब तक उसे एल्डर्स का ट्रस्ट मिलता रहता था, और अगर वो उनका विश्वास खो देता तो उसे हटा भी दिया जाता था।
उसका मेन काम विलेज के रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स की देखरेख करना होता था, जिसमें उसे विलेज अकाउंटेंट यानी पटवारी मदद करता था। पंचायत विलेजर से कॉन्ट्रीब्यूशंस लेकर एक कॉमन फंड बनाती थी। इस फंड का यूज़ कई कामों के लिए होता था। सरकारी ऑफिशियल्स जब विलेज आते थे तो उनकी मेहमान नवाजी पर खर्चा इसी फंड से होता था। फ्लड्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम विलेज की मदद के लिए भी इसी पैसे का यूज़ होता था, और पब्लिक वर्क्स जैसे बंड बनाना या कैनाल खुदवाना भी इसी फंड से होता था। ऐसे काम इंडिविजुअल पेजेंट्स के लिए बहुत महंगे होते थे, इसलिए पंचायत इन्हें ऑर्गेनाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। पंचायत का एक और बड़ा काम विलेज के अंदर कास्ट रूल्स और सोशल बाउंड्रीज को मेंटेन करना था। ईस्टर्न इंडिया में शादियां मंडल की सुपरविजन में होती थीं। हेडमैन की एक ड्यूटी ये भी थी कि वो इंश्योर करे कि विलेज के लोग कास्ट रूल्स फॉलो करें और सोशल कस्टम्स का उल्लंघन ना हो। पंचायत के पास फाइन लगाने और लोगों को विलेज कम्युनिटी से बाहर निकालने का भी अधिकार था। विलेज से एक्सपल्शन एक बहुत ही सिवियर पनिशमेंट थी, जो अक्सर लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती थी, और इससे इंसान अपनी सोशल इज्जत और अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का हक खो देता था। ऐसी पनिशमेंट का मकसद लोगों को कास्ट नॉर्म्स तोड़ने से रोकना होता था। विलेज पंचायत के अलावा हर कास्ट या जाति की अपनी अलग पंचायत भी होती थी। ये जाति पंचायत रूरल सोसाइटी में काफ़ी पावरफुल होती थीं। राजस्थान जैसे एरियाज़ में ये अलग अलग कास्ट्स के लोगों के बीच सिविल डिस्प्यूट सॉल्व करती थीं, लैंड डिस्प्यूट्स को सेटल करती थी, ये चेक करती थी कि शादी कास्ट कस्टम्स के हिसाब से हुई है या नहीं, और विलेज फंक्शंस में रिचुअल इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी ये डिसाइड करती थीं। क्रिमिनल मैटर्स को छोड़कर ज़्यादातर केसेस में मुगल स्टेट इन जाति पंचायत के डिसीजंस को एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करती थी। राजस्थान और महाराष्ट्र के रिकॉर्ड से पता चलता है कि विलेजर्स अक्सर पंचायत को पिटिशंस देते थे, जिसमें वो अनफेयर टैक्सेस या बेगर यानी फोर्स्ड लेबर के खिलाफ शिकायत करते थे, जो उन पर हायर कास्ट्स या स्टेट ऑफिशियल्स के द्वारा थोपे जाते थे। ऐसी कंप्लेंट्स आमतौर पर रूरल सोसाइटी के सबसे निचले तबके के पुअर लोगों के द्वारा की जाती थीं। कभी कभी पूरी कास्ट या कम्युनिटी मिलकर भी प्रोटेस्ट करती थी, अगर उन्हें लगता था कि एलीट ग्रुप्स की डिमांड्स मॉरली गलत हैं। एक्सेसिव टैक्सेस, खासकर ड्राउट्स या डिजास्टर्स के टाइम, पेजेंट्स के बेसिक सर्वाइवल के लिए खतरा बन जाते थे। विलेजर्स का मानना था कि उनका मिनिमम सर्वाइवल का राइट परंपरा और कस्टम से सैंक्शनड है, इसलिए वो पंचायत को एक ऐसी जगह मानते थे जहां जस्टिस मिलेगा और स्टेट को उसकी मॉरल जिम्मेदारी याद दिलाई जाएगी। लोअर कास्ट पेजेंट्स और स्टेट ऑफिशियल्स या जमींदार्स के बीच डिस्प्यूट्स में पंचायत का डिसीजन हर केस में अलग अलग होता था। ज़्यादातर केसेस में जब रेवेन्यू डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती थीं, पंचायत कॉम्प्रोमाइज़ सजेस्ट करती थी। अगर रिकन्सिलिएशन फेल हो जाती थी तो पेजेंट्स कभी कभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाते थे, जैसे विलेज छोड़कर चले जाना। क्योंकि अनयूज्ड लैंड आसानी से मिल जाता था और लेबर की डिमांड थी, इसलिए ये मेथड काफ़ी इफेक्टिव होता था। विलेज लाइफ में डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज नेटवर्क भी था। महाराष्ट्र के रिकॉर्ड्स और अर्ली ब्रिटिश सर्वेज दिखाते हैं कि आर्टिसंस विलेज सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा होते थे, कभी कभी टोटल हाउस होल्ड्स का लगभग 1/4। प्रेजेंट्स और आर्टिसंस के बीच डिस्टिंक्शन काफ़ी फ्लूइड था, क्योंकि कई फैमिलीज फार्मिंग के साथ साथ क्राफ्ट वर्क भी करती थीं। जब फार्मिंग का काम कम होता था, जैसे सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच के पीरियड में, तब कल्टीवेटर्स और उनके परिवार डाइंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, पॉटरी बनाना, बेकिंग और फार्मिंग टूल्स रिपेयर करने जैसे कामों में लग जाते थे। विलेज आर्टिसंस जैसे पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स, बार्बर्स और गोल्डस्मिथ्स विलेजर्स को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते थे। इसके बदले उन्हें अलग अलग तरीकों से पेमेंट मिलती थी। सबसे कॉमन तरीका ये था कि उन्हें हार्वेस्ट का एक हिस्सा दिया जाता था या फिर ज़मीन का एक टुकड़ा दिया जाता था, ऑफन वेस्ट लैंड, जिसका डिसीजन पंचायत करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन को आर्टिसंस की हेरिडिटरी होल्डिंग माना जाता था, जिसे मिरास या वतन कहा जाता था। कुछ केसेस में आर्टिसंस और पेजेंट हाउस होल्ड्स के बीच डायरेक्ट अग्रीमेंट्स होते थे, जहां सर्विसेज के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था। बंगाल के 18th सेंचुरी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जमींदार्स ब्लैकस्मिथ्स और कारपेंटर्स को छोटी डेली वेजेस के साथ फूड अलाउंस भी देते थे। बाद में इस सिस्टम को जजमानी सिस्टम कहा गया, हालांकि मुगल पीरियड में यह टर्म यूज नहीं होती थी। ये सब अरेंजमेंट्स दिखाते हैं कि विलेज एक्सचेंज सिस्टम्स कितने कॉम्प्लेक्स और वेल ऑर्गेनाइज थे। कैश पेमेंट्स भी बिल्कुल अननोन नहीं थे। कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने 19th सेंचुरी में इंडियन विलेजेस को लिटिल रिपब्लिक्स कहा, जहां लोग मिलकर रहते थे और रिसोर्सेज शेयर करते थे। लेकिन विलेजेस इक्वल या डेमोक्रेटिक नहीं थे। प्रॉपर्टी इंडिविजुअल ओनरशिप में थी और कास्ट और जेंडर डिफरेंसेस की वजह से सोसाइटी काफ़ी अनइक्वल थी। कुछ पावरफुल लोग विलेज अफेयर्स कंट्रोल करते थे, वीकर सेक्शंस को एक्सप्लॉइट करते थे और जस्टिस देने का अधिकार भी रखते थे। विलेजेस ट्रेड के थ्रू मार्केट्स और टाउन से भी क्लोजली कनेक्टेड थे। मुगल हार्टलैंड में लैंड रेवेन्यू कैश में कलेक्ट होता था।
वीवर्स जैसे आर्टिसंस लो एक्सपोर्ट के लिए प्रोड्यूस करते थे और कॉटन, सिल्क और इंडिगो जैसे कमर्शियल क्रॉप्स उगाने वाले प्रोड्यूसर्स को कैश वेजेस या एडवांसेस मिलती थीं। इससे ये क्लियर होता है कि पैसा विलेज लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी विलेज में पैसों के यूज को नोटिस किया। फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने लिखा कि छोटे से छोटे विलेज में भी यूजुअली एक मनी चेंजर होता था जिसे श्रॉफ कहा जाता था। ये श्रॉफ बैंकर्स की तरह काम करते थे, मनी ट्रांसफर में मदद करते थे और रुपीस, छोटे कॉइन्स और काउरी शेल्स के बीच एक्सचेंज रेट्स डिसाइड करते थे। ये ऑब्जर्वेशन ये प्रूव करती है कि मुगल विलेजेस ट्रेड, मनी और मार्केट्स के थ्रू वाइडर इकोनॉमी से गहरे तौर पर जुड़े हुए थे। अग्रेरियन सोसाइटी में मेन और विमेन दोनों एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे, लेकिन उनके रोल्स यूजुअली अलग अलग होते थे। मेन और विमेन फील्ड्स में साथ साथ काम करते थे। मेन ज़्यादातर हल चलाना और लैंड टिल करना जैसे काम करते थे, जबकि विमेन बीज बोना, वीड्स निकालना, फसल को थ्रेश करना और भूसे से अनाज अलग करना जैसे कामों में इन्वॉल्व होती थीं। जैसे जैसे विलेजेस ज़्यादा सेटल्ड होते गए और खेती मेनली इंडिविजुअल पेजेंट फैमिलीज के थ्रू होने लगी, एग्रीकल्चर पूरी तरह से घर के लेबर और रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हो गई। इस वजह से घर के अंदर विमेन का काम और घर के बाहर मेन का काम के बीच कोई क्लियर सेपरेशन नहीं थी। विमेन को घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करना पड़ता था। इसके बावजूद कि विमेन प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थीं, उनसे जुड़ी बायोलॉजिकल बिलीव्स के कारण उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न इंडिया में मेंस्ट्रुएशन के दौरान विमेन को हल या पॉटर्स व्हील छूने की इजाज़त नहीं थी और बंगाल में उन्हें बीटल लीव्स के गार्डन्स में एंटर करने से रोका जाता था। इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद विमेन का लेबर एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल एसेंशियल था। कई क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी विमेन के काम पर हेविली डिपेंडेंट थीं, जैसे यार्न स्पिन करना, पॉटरी के लिए मिट्टी तैयार करना और एम्ब्रॉयडरी करना। ये सब काम मोस्टली विमेन करती थीं। जब एग्रीकल्चरल या क्राफ्ट प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल के लिए बनाए जाते थे, तो विमेन के लेबर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती थी। विमेन सिर्फ फार्म्स पर ही काम नहीं करती थीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर एम्प्लॉयर्स के घर या मार्केट्स तक भी जाती थीं। विमेन को अग्रेरियन सोसाइटी में वैल्यूएबल इसीलिए माना जाता था क्योंकि वो बच्चे पैदा करती थीं और एग्रीकल्चर ह्यूमन लेबर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। लेकिन विमेन को अक्सर पुअर न्यूट्रिशन, रिपीटेड प्रेगनेंसीज और चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता था, जिससे डेथ रेट काफ़ी हाई था। इसी वजह से शादी के लिए विमेन की शॉर्टेज होती थी। इस सिचुएशन के चलते रूरल पेजेंट और आर्टिजन कम्युनिटीज़ ने एलीट क्लासेस से अलग सोशल कस्टम्स डेवलप किए। कई विलेजेस में डाउरी की जगह ब्राइड प्राइस दिया जाता था और डिवोर्स्ड या विडोड विमेन की रीमैरिज सोशली एक्सेप्टेबल थी। साथ ही क्योंकि विमेन रिप्रोडक्शन और लेबर दोनों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उन्हें कंट्रोल करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर भी थी। सोशल नॉर्म्स के मुताबिक हाउसहोल्ड का हेड एक मैन होता था और विमेन को मेल फैमिली मेंबर्स और वाइडर कम्युनिटी के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाता था। अगर विमेन पर अनफेथफुलनेस का शक होता तो उन्हें सिवियर पनिशमेंट्स भी दी जा सकती थीं। वेस्टर्न इंडिया के रिकॉर्ड्स जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र दिखाते हैं कि कभी-कभी विमेन विलेज पंचायत के पास जस्टिस मांगने भी जाती थीं। वाइव्स अपने हस्बैंड्स की अनफेथफुलनेस या फिर अपने और अपने बच्चों के निग्लेक्ट की कंप्लेंट करती थीं, जिसका जिम्मेदार हाउस होल्ड का मेल हेड होता था, जिसे गृहस्थी कहा जाता था। हालांकि मेन को हमेशा इनफिडेलिटी के लिए पनिश नहीं किया जाता था, फिर भी स्टेट और हायर कास्ट ग्रुप्स इंटरवीन करते थे ताकि हस्बैंड्स अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। लेकिन जब विमेन पिटिशन सबमिट करती थीं तो उनके इंडिविजुअल नाम रिकॉर्ड में ही किए जाते थे। उन्हें अक्सर मेल हेड ऑफ फैमिली की माँ, बहन या पत्नी के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता था। लैंडेड एलीट के बीच विमेन को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लीगल राइट्स मिले हुए थे। पंजाब के एविडेंस दिखाते हैं कि विमेन इंक्लूडिंग विडोज एक्टिवली इनहेरिटेड लैंड की बाइंग और सेलिंग में इन्वॉल्व होती थीं। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज की विमेन जमींदारी राइट्स इनहेरिट करती थीं और इन एस्टेट्स को बेचने या मॉर्टगेज करने के लिए फ्री थीं। 18th सेंचुरी बंगाल में विमेन जमींदार्स भी पाई जाती थीं। दरअसल 18th सेंचुरी की सबसे बड़ी और फेमस जमींदारीज में से एक राजशाही एस्टेट एक विमेन के कंट्रोल में थी। ये दिखाता है कि सोशल रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद विमेन स्पेशली लैंडेड क्लासेस में इकोनॉमिक पावर होल्ड कर सकती थीं। मुगल पीरियड के दौरान रूरल इंडिया सिर्फ सेटल्ड फार्मिंग विलेजेस तक लिमिटेड नहीं था। सब कॉन्टिनेंट के बड़े हिस्सों पर फॉरेस्ट्स और स्क्रब लैंड्स फैले हुए थे। डेंस फॉरेस्ट्स को जंगल और स्क्रब फॉरेस्ट्स को खरबंदी कहा जाता था। ये फॉरेस्ट्स ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, इंडो नेपाल बॉर्डर के तराई रीजन समेत झारखंड और पेनिनसुलर इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और डेक्कन प्लेट्यू के अक्रॉस पाए जाते थे। हालांकि पूरे देश के फॉरेस्ट कवर का एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक लगभग 40% लैंड फॉरेस्ट से कवर्ड था। फॉरेस्ट्स में रहने वाले लोगों को कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स में जंगली कहा जाता था। इस टर्म का मतलब ये नहीं था कि वो अनसिविलाइज्ड थे जैसे आज के टाइम में लगता है।
इसका सिंपल मतलब था ऐसे लोग जिनकी लाइवलीहुड फॉरेस्ट्स पर डिपेंडेंट थी। वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करके, एनिमल्स का शिकार करके और शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करके अपना गुजारा करते थे। ये सारी एक्टिविटीज सीजनल पैटर्न्स को फॉलो करती थीं। फॉर एग्जाम्पल, भील ट्राइब के बीच स्प्रिंग में फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट किया जाता था, समर में फिशिंग, मॉनसून सीजन में फार्मिंग और ऑटम और विंटर में हंटिंग होती थी। इसी सीजनल लाइफस्टाइल की वजह से मोबिलिटी फॉरेस्ट ट्राइब्स के लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फीचर था। मुगल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेस्ट्स अक्सर डेंजरस और रिबेलियस एरियाज माने जाते थे। फॉरेस्ट्स मवास के रूप में काम करते थे, यानी ऐसे हाइडिंग प्लेसेस जहां अथॉरिटी का विरोध करने वाले या टैक्स देने से बचने वाले लोग छुप जाते थे। बाबर, जो कि पहले मुगल एम्परर थे, ने लिखा कि फॉरेस्ट्स लोकल लोगों को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते थे, जिससे वो गवर्नमेंट कंट्रोल का विरोध कर सकते थे और रेवेन्यू देने से इनकार कर देते थे। टाइम के साथ बाहरी फोर्सेस अलग अलग तरीकों से फॉरेस्ट रीजन्स में एंटर करने लगे। एक इंपॉर्टेंट रीजन था स्टेट को वॉरफेयर के लिए एलिफेंट्स की जरूरत। इस वजह से फॉरेस्ट कम्युनिटीज को अक्सर पेशकश यानी ट्रिब्यूट के रूप में एलिफेंट्स देने पड़ते थे। हंटिंग का मुगल आइडियोलॉजी में पॉलिटिकल मीनिंग भी था। ये रूलर की सभी सब्जेक्ट्स, रिच और पुअर, के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिंबलाइज करता था। मुगल एम्परर्स अक्सर हंटिंग एक्सपेडिशंस पर जाते थे, जिससे उन्हें अपने एम्पायर के अलग अलग हिस्सों का दौरा करने और लोगों की शिकायतें सुनने का मौका मिलता था। कोर्ट पेंटर्स अक्सर हंटिंग सीन्स डिपिक्ट करते थे और कभी-कभी छोटे सिंबॉलिक इमेजेस ऐड करते थे, जो दिखाते थे कि रूलर का रूल पीसफुल और जस्ट था। फॉरेस्ट्स को भी न्यू एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स बनाने के लिए क्लियर किया गया। 16th सेंचुरी का एक बंगाली पोएम चंदी मंगला बताता है कि कैसे फॉरेस्ट्स काटकर एक किंगडम एस्टैब्लिश किया गया। कई रीजन्स से लोग एक्सेस और टूल्स के साथ आए और ट्रीज कट किए। जैसे जैसे फॉरेस्ट्स खत्म होते गए, मार्केट सेटअप हुए, आउटसाइडर्स वहां सेटल हुए और टाइगर्स जैसे वाइल्ड एनिमल्स भगा दिए गए। फॉरेस्ट ड्वेलर्स के नजरिए से ये सेटलर्स फॉरेनर्स थे, क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंडस्केप में घुसकर उसे बदल रहे थे। फॉरेस्ट ट्राइब्स और प्लेन्स में रहने वाले लोगों के बीच ट्रेड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अबुल फजल बताते हैं कि हिल्स से गुड्स प्लेन्स तक मैन, पोनीज और गोट्स के जरिए ले जाए जाते थे, क्योंकि टेरेन काफी डिफिकल्ट था। फॉरेस्ट लोग गोल्ड, मेटल्स, मस्क, हनी, मेडिसिनल रूट्स, वैक्स, वुलन क्लॉथ, वुडन आइटम्स और हंटिंग बर्ड्स जैसे प्रोडक्ट्स लाते थे। इसके बदले उन्हें प्लेन्स से क्लॉथ, सॉल्ट, ऑर्नामेंट्स, ग्लास, अर्दनवेयर और दूसरे गुड्स मिलते थे। ये ट्रेड अक्सर बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था, बिना पैसों के यूज के। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड ने फॉरेस्ट कम्युनिटीज की लाइफ को भी अफेक्ट किया। हनी, बीज वैक्स और गम लैक जैसे आइटम्स बहुत वैल्यूएबल हो गए थे। गम लैक तो 17th सेंचुरी में ओवरसीज ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम बन गया। एलिफेंट्स को भी कैप्चर करके बेचा जाता था। कुछ ट्राइब्स जैसे पंजाब के लोहानीज इंडिया और अफगानिस्तान के बीच लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए, साथ ही लोकल ट्रेड में भी पार्टिसिपेट करते थे। ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस भी आए। विलेजेस की तरह ट्राइब्स के भी लीडर्स या चीफ्स होते थे। टाइम के साथ कई ट्राइबल चीफ्स जमींदार्स बन गए और कुछ तो किंग्स भी बन गए। पावर मेंटेन करने के लिए उन्हें आर्मीज की जरूरत होती थी। ये आर्मीज अपने क्लान के मेंबर्स से या कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के थ्रू बनाई जाती थीं। सिंध रीजन में ट्राइबल आर्मीज में थाउजेंड्स ऑफ कैवलरी और इन्फेंट्री सोल्जर्स शामिल थे। असम में अहोम किंग्स ने पाइक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें लोग लैंड के बदले मिलिट्री सर्विस देते थे। अहोम्स ने वाइल्ड एलिफेंट्स को कैप्चर करना रॉयल मोनोपोली बना दिया। ट्राइबल सिस्टम से किंगडम्स की तरफ शिफ्ट पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन 16th सेंचुरी तक ये पूरी तरह से डेवलप हो गया। आईने अकबरी नॉर्थ ईस्ट में कई ट्राइबल किंगडम्स का जिक्र करता है। इस पीरियड में वॉरफेयर काफी कॉमन था। फॉर एग्जाम्पल, कोच किंग्स ने 16th और 17th सेंचुरीज में कई वॉर्स लड़े ताकि नेबरिंग ट्राइब्स को डिफीट करके उन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके। फॉरेस्ट एरियाज में धीरे धीरे न्यू कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी एंटर करने लगे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि सूफी सेंट्स ने न्यूली क्लियर्ड फॉरेस्ट रीजन्स में उभर रही फार्मिंग कम्युनिटीज के बीच इस्लाम को स्प्रेड किया। उनकी टीचिंग्स और इंटरैक्शंस के थ्रू रिलीजियस और कल्चरल आइडियाज धीरे धीरे इन एरियाज तक पहुंची। जमींदार्स मुगल कंट्री साइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप थे और उस पीरियड के एग्रेरियन लाइफ को समझने के लिए उनके बारे में बात करना जरूरी है। वो एग्रीकल्चर पर ही जीवन निर्भर करते थे, लेकिन खुद आमतौर पर खेतों में काम नहीं करते थे। जमींदार्स लैंड होल्डर्स थे, जिनका रूरल सोसाइटी में हाई सोशल स्टेटस और स्पेशल इकोनॉमिक प्रिविलेजेस थे। उनका सुपीरियर स्टेटस पार्टली कास्ट की वजह से था, क्योंकि कई जमींदार्स अपर या इंटरमीडिएट कास्ट्स जैसे ब्राह्मणाज, राजपूत्स, जाट्स और मुस्लिम से भी बिलोंग करते थे, और पार्टली इसलिए क्योंकि वो मुगल स्टेट के लिए सर्विसेज परफॉर्म करते थे, जिसे खिदमत कहा जाता था। जमींदार्स के पास बड़ी मात्रा में पर्सनल लैंड होती थी, जिसे मिल्कियत कहा जाता था, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये जमीन जमींदार्स के अपने फायदे के लिए कल्टीवेट की जाती थी, आमतौर पर हायर्ड लेबरर्स या डिपेंडेंट वर्कर्स की मदद से।
जमींदार्स को इन लैंड्स पर पूरे अधिकार होते थे। वो इन्हें बेच सकते थे, एयर्स को दे सकते थे या मॉर्गेज भी कर सकते थे जब चाहें। उनकी पावर का एक और बड़ा सोर्स रेवेन्यू कलेक्शन में उनकी रोल थी। अक्सर स्टेट जमींदार्स को पेजेंट्स से रेवेन्यू कलेक्ट करने की परमिशन देता था और इसके बदले उन्हें रेवेन्यू का एक हिस्सा पेमेंट के रूप में मिलता था। उनकी स्ट्रेंथ का एक और इम्पॉर्टेंट रीजन मिलिट्री पावर था। ज्यादातर जमींदार्स के पास अपनी फोर्ट्रेसेस होती थीं जिन्हें किलाचाज कहा जाता था, और वो आर्म्ड फोर्सेस मेंटेन करते थे जिसमें कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एलिफेंट्स, कैनन्स और हत्ता की बोट्स भी शामिल होती थीं। अबुल फजल के मुताबिक मुगल इंडिया के सभी जमींदार्स की कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, लगभग स्टेट की आर्मी के पैरेलल। अगर हम मुगल रूरल सोसाइटी को एक पिरामिड के रूप में इमेजिन करें तो जमींदार्स बिल्कुल टॉप पर होते थे, एक नैरो लेकिन पावरफुल एपेक्स के रूप में। 16वीं सेंचुरी तक उन्होंने कंट्री साइड पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कुछ जमींदारीज कॉन्क्वेस्ट के थ्रू बनी, जहां पावरफुल मिलिट्री लीडर्स ने वीकर ग्रुप से जमीन छीन ली। लेकिन ऐसे एक्शंस को आमतौर पर तभी लीगल माना जाता था जब मुगल एम्परर एक ऑफिशियल ऑर्डर या सनद इशू करता था जो जमींदार के राइट्स को कंफर्म करता था। टाइम के साथ जमींदारी पावर ज्यादातर स्लो और पीसफुल प्रोसेसेस से बढ़ी, जैसे न्यू लैंड क्लियर करना, स्टेट से लैंड ग्रांट्स मिलना, राइट्स का ट्रांसफर होना या लैंड खरीदना। क्योंकि जमींदारीज फ्रीक्वेंटली बाय और सेल होती थीं, इसलिए रिलेटिवली लोअर कास्ट्स के लोग भी ऊपर उठकर जमींदार बन सकते थे। क्लैन और लिनिएज टाइज ने भी जमींदारी पावर को स्ट्रेंथन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। राजपूत्स और जाट्स जैसे ग्रुप्स ने किनशिप नेटवर्क्स का यूज करके नॉर्थ इंडिया में लार्ज टेरिटरीज पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, जबकि सदगोप्स जैसे पेजेंट पैस्टोरल कम्युनिटीज ने बंगाल के कुछ हिस्सों में स्ट्रॉन्ग जमींदारीज बनाई। जमींदार्स एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के सेंटर में थे। उन्होंने न्यू लैंड को कल्टीवेशन के अंडर लाने में और पेजेंट्स को सेटल होने के लिए एनकरेज किया, उन्हें सीड्स, टूल्स और कैश लोन्स जैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करके। जमींदारीज की बाइंग और सेलिंग ने रूरल एरियाज में मनी के यूज को बढ़ाया और कंट्री साइड को कमर्शलाइज करने में मदद की। जमींदार्स अपनी जमीन पर उगाई गई प्रोड्यूस को भी बेचते थे और अक्सर लोकल मार्केट्स या हाट सेटअप करते थे जहां पेजेंट्स अपनी क्रॉप्स बेच सकते थे। हालांकि जमींदार्स क्लियरली एक्सप्लॉइटिंग क्लास थे, लेकिन पेजेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप सिर्फ ऑपरेशन पर बेस्ड नहीं था। इसमें म्यूचुअल डिपेंडेंस, प्रोटेक्शन और पेट्रनेज के एलिमेंट्स भी शामिल थे। ये बात दो इंपॉर्टेंट तरीकों से समझा जा सकता है। पहला, भक्ति सेंट्स जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस की स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करते थे, आमतौर पर जमींदार्स या मनी लेंडर्स को पेजेंट्स का दुश्मन नहीं बताते थे। उनकी क्रिटिसिज्म ज्यादातर स्टेट के रेवेन्यू ऑफिशियल्स पर होती थी। दूसरा, 17वीं सेंचुरी के नॉर्थ इंडिया के कई पेजेंट रिबेलियंस में जमींदार्स अक्सर पेजेंट्स को सपोर्ट करते थे और स्टेट के खिलाफ उनके साथ खड़े होते थे। इससे ये क्लियर होता है कि जमींदार्स और पेजेंट्स के बीच का बॉन्ड अनइक्वल होने के बावजूद काफी कॉम्प्लेक्स था, जिसमें शेयर्ड इंटरेस्ट्स के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट भी शामिल था। लैंड रेवेन्यू मुगल एम्पायर की इकोनॉमी का बैकबोन था। स्टेट की ज्यादातर इनकम एग्रीकल्चर से आती थी, इसलिए मुगल रूलर्स के लिए बहुत जरूरी था कि फार्मिंग पर कंट्रोल रखा जाए और एम्पायर के हर कोने से लैंड टैक्स सही तरीके से कलेक्ट किया जाए। इस पर्पस के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। रेवेन्यू मैनेज करने की मेन जिम्मेदारी दीवान के पास होती थी, जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज करता था। उसके अंडर कई रेवेन्यू ऑफिशियल्स और रिकॉर्ड कीपर्स काम करते थे, जो गांव और एग्रीकल्चरल एरियाज तक गहराई से पहुंचते थे। ये ऑफिशियल स्टेट और पेजेंट्स के बीच के रिलेशनशिप को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। लोगों से कितना टैक्स लिया जाएगा ये डिसाइड करने से पहले मुगल स्टेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती थी, जैसे कितनी लैंड अवेलेबल है और उस पर कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। लैंड रेवेन्यू की प्रोसेस में दो मेन स्टेप्स होते थे। पहला स्टेप असेसमेंट था, जिसमें रेवेन्यू की अमाउंट डिसाइड की जाती थी, जिसे जमा कहा जाता था। दूसरा स्टेप कलेक्शन का था, जिसमें जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसे हासिल कहा जाता था। आमिल गुजार यानी रेवेन्यू कलेक्टर पेजेंट से ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। अकबर के टाइम ये ऑर्डर दिया गया था कि कल्टीवेटर्स को कैश में रेवेन्यू देने के लिए एनकरेज किया जाए, लेकिन अगर वो कैश नहीं दे सकते थे तो उन्हें काइंड में यानी क्रॉप्स के फॉर्म में पेमेंट की परमिशन भी थी। लैंड रेवेन्यू फिक्स करते वक्त मुगल स्टेट हमेशा अपना हिस्सा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती थी, लेकिन रियलिटी में पूरा अमाउंट कलेक्ट करना अक्सर मुश्किल होता था। इसके रीजंस लोकल प्रॉब्लम्स जैसे पुअर हार्वेस्ट, पेजेंट्स का रेजिस्टेंस या डिफिकल्ट टेरेन होते थे। अकबर के रेन में न सिर्फ कल्टीवेटेड लैंड बल्कि फ्यूचर में कल्टीवेट होने वाली लैंड को भी केयरफुली मेजर किया गया। हर प्रोविंस में लैंड मेजरमेंट के लिए बड़े एफर्ट्स किए गए और डिटेल लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का सिस्टम अकबर के बाद भी चलता रहा।
जैसे 1665 में एम्परर औरंगजेब ने अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिया कि हर गांव में रहने वाले कल्टीवेटर्स की ईयरली रिकॉर्ड्स प्रिपेयर की जाए। फिर भी सब रीजन्स को प्रॉपरली मेजर नहीं किया जा सका। सब कॉन्टिनेंट के कई हिस्सों में घने फॉरेस्ट्स थे और ऐसे एरियाज अक्सर प्रॉपर मेजरमेंट और रेवेन्यू असेसमेंट से बाहर रह गए। लैंड रेवेन्यू को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए अकबर ने लैंड को इस बात पर क्लासिफाई किया कि उसे कितनी रेगुलरली कल्टीवेट किया जाता है। जो लैंड हर साल बिना फैलो छोड़े कल्टीवेट की जाती थी उसे पोलज कहा जाता था। जो लैंड कुछ टाइम के लिए कल्टीवेशन से छोड़ दी जाती थी ताकि उसकी फर्टिलिटी वापस आ सके उसे परौती कहा जाता था। चाचर वो लैंड थी जो 3 या 4 साल तक अनकल्टिवेटेड रही हो, और बंजर वो लैंड थी जो 5 साल या उससे ज्यादा टाइम तक कल्टीवेट नहीं की गई हो। पोलज और परौती लैंड को भी आगे गुड, एवरेज और पुअर क्वालिटी में डिवाइड किया जाता था। इन लैंड्स की टोटल प्रोड्यूस कैलकुलेट की जाती थी और उसका एवरेज निकाला जाता था। इस एवरेज प्रोड्यूस का 1/3 हिस्सा स्टेट लैंड रेवेन्यू के रूप में लेती थी। मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन का मतलब था कि और ज्यादा लैंड और ज्यादा विलेजेस स्टेट के कंट्रोल में आ गए। इससे हायर रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी बढ़ी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इतने बड़े एरिया में लैंड असेस करने, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने और रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए और ज्यादा ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ी। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मनसबदारी सिस्टम से क्लोजली लिंक्ड था। मनसबदार्स ऐसे ऑफिशियल्स थे जिनके पास मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। कुछ मनसबदार्स को कैश सैलरी मिलती थी, लेकिन ज्यादातर को जागीर्स दी जाती थी, यानी स्पेसिफिक एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट। इन जागीर्स को टाइम टू टाइम ट्रांसफर किया जाता था ताकि कोई भी ऑफिशियल किसी एरिया में परमानेंट लोकल पावर ना बना सके। रेवेन्यू कैश में भी कलेक्ट किया जा सकता था और काइंड में भी, और इसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होते थे। एक मेथड कनकुट था, जिसमें क्रॉप्स को फील्ड में खड़े खड़े एस्टिमेट किया जाता था। अगर डाउट होता था तो क्रॉप काटकर उसे गुड, एवरेज और पुअर पोर्शंस में डिवाइड किया जाता था ताकि फेयर एस्टिमेट लगा सके। दूसरा मेथड बटाई या भावली था, जिसमें क्रॉप्स हार्वेस्ट करके स्टैक किए जाते थे और फिर स्टेट और कल्टीवेटर के बीच अग्रीड प्रोपोर्शन में डिवाइड किए जाते थे। इस मेथड में ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट ऑफिशियल्स की जरूरत थी, वरना चीटिंग हो सकती थी। खेत बटाई में सोइंग के बाद फील्ड्स को स्टेट और कल्टीवेटर के बीच डिवाइड किया जाता था। लांग बटाई में हार्वेस्टेड क्रॉप को हीप्स में बनाकर डिवाइड किया जाता था और हर पार्टी अपना हिस्सा घर ले जाती थी। हर मेथड का कल्टीवेटर्स पर अलग इफेक्ट होता था। कैश पेमेंट बैड हार्वेस्ट के टाइम मुश्किल हो सकती थी, जबकि काइंड में पेमेंट क्रॉप फेलियर के अगेंस्ट थोड़ी प्रोटेक्शन देती थी, लेकिन इसमें ऑफिशियल्स का इंटरफेरेंस ज्यादा होता था। ओवरऑल लैंड रेवेन्यू सिस्टम ने पेजेंट्स की लाइफ पर गहरा असर डाला और मुगल इंडिया में एग्रेरियन रिलेशंस को शेप किया। 16th और 17th सेंचुरीज के दौरान मुगल एम्पायर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक था, जिसके पास वास्ट टेरिटरी और रिच रिसोर्सेज थे। इसी टाइम पर चाइना में मिंग एम्पायर, ईरान में सफाविद एम्पायर और टर्की में ऑटोमन एम्पायर जैसे बड़े एम्पायर्स भी पॉलिटिकली स्टेबल हो चुके थे। एशिया के इन सब रीजन्स में आई हुई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स के ग्रोथ में मदद की, जो लैंड रूट्स के थ्रू चाइना को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ते थे। इसके साथ ही यूरोपियन वॉयेजर ऑफ डिस्कवरी और न्यू वर्ल्ड के ओपनिंग ने एशिया, खासकर इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया का ओवरसीज ट्रेड सिर्फ स्केल में ही नहीं, बल्कि ट्रेड होने वाले गुड्स की वैरायटी में भी काफ़ी बढ़ गया। इस एक्सपैंडिंग ट्रेड के साथ एशिया में बहुत बड़ी मात्रा में सिल्वर आना शुरू हुआ। यूरोपियन ट्रेडर्स को इंडियन गुड्स जैसे टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और दूसरी कमोडिटीज़ चाहिए होती थीं, और इनका पेमेंट वो मेनली सिल्वर बुलियन के फॉर्म में करते थे। इस सिल्वर का एक बड़ा हिस्सा आखिरकार इंडिया पहुंचता था। ये इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद था, क्योंकि इंडिया के पास अपने नेचुरल सिल्वर रिसोर्सेज नहीं थे। सिल्वर के लगातार इन्फ्लो की वजह से 16th से 18th सेंचुरी के बीच इंडिया में मेटल करेंसी, खासकर सिल्वर रुपया की अवेलेबिलिटी काफ़ी स्टेबल रही। इस स्टेबल करेंसी सिस्टम ने लार्ज स्केल पर कॉइन्स मिंट करना ईजी बना दिया और इकोनॉमी में मनी की स्मूथ सर्कुलेशन पॉसिबल हुई। इससे मुगल स्टेट को लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस कैश में कलेक्ट करने में भी मदद मिली, सिर्फ काइंड में लेने की ज़रूरत नहीं रही। एम्परर औरंगजेब को एक्यूरेट रेवेन्यू असेसमेंट की इंपॉर्टेंस का अच्छा अंदाजा था, इसलिए 1665 में उन्होंने अपने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को बहुत डिटेल्ड सर्वेस कंडक्ट करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने परगनास के अमीन्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि हर गांव में कल्टीवेशन की एक्चुअल कंडीशंस को हर पीजेंट के लेवल पर केयरफुली एग्जामिन किया जाए। प्रॉपर चेकिंग के बाद उन्हें जमा यानी असेस्ड रेवेन्यू इस तरह फिक्स करना था कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स भी सेफ रहें और पीजेंट्स की वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाए। ऐसे डिटेल्ड सर्वेस से स्टेट को एग्रीकल्चरल कंडीशंस को बेहतर समझने में मदद मिली और रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव और फेयर हो सका।
इंडिया में सिल्वर के फ्लो को एक इटालियन ट्रैवलर जोवाली करेरी ने बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया है, जो लगभग 1690 के आसपास इंडिया आए थे। उन्होंने बताया कि दुनिया में सर्कुलेट होने वाला लगभग सारा गोल्ड और सिल्वर आखिर में मुगल एम्पायर तक पहुंच जाता था। इस प्रेशियस मेटल का एक बड़ा हिस्सा ओरिजिनली अमेरिका के माइन से आता था और फिर यूरोप के कई किंगडम से होते हुए आगे बढ़ता था। यूरोप से इसका कुछ हिस्सा टर्किश गुड्स के एक्सचेंज में जाता था, जबकि दूसरा हिस्सा सिल्क ट्रेड के थ्रू पर्शिया पहुंचता था। टर्क्स, पर्शियंस और अरब्स इंडियन गुड्स के बिना नहीं रह सकते थे और ना ही वो अरेबिया से आने वाली कॉफ़ी जैसी आइटम्स को छोड़ सकते थे। इसी वजह से मोका जैसे रेड सी के ट्रेडिंग सेंटर्स और पर्शियन गल्फ के बसरा जैसे पोर्ट्स पर ह्यूज अमाउंट्स में मनी भेजी जाती थी। इन पोर्ट से सिल्वर शिप्स के थ्रू हिंदुस्तान भेजा जाता था। इसके अलावा इंडियन शिप्स के साथ साथ डच, इंग्लिश और पोर्टुगीज शिप्स भी हर साल इंडियन कमोडिटीज़ को म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव्स, मोज़म्बिक और कई दूसरे रीजन्स तक ले जाती थीं। इनके बदले में इन रीजन्स से गोल्ड और सिल्वर बड़ी मात्रा में इंडिया आता था। यहाँ तक कि जापान के माइन से डच जो सिल्वर लाते थे, वो भी आखिरकार इंडिया ही पहुँचता था। फ्रांस, इंग्लैंड और पोर्टुगल जैसे यूरोपियन कंट्रीज इंडियन गुड्स को रेडी मनी से खरीदते थे और ये पैसा इंडिया में ही रह जाता था। इस तरह इंडिया ग्लोबल लेवल पर सिल्वर का फाइनल डेस्टिनेशन बन गया और इसने मुगल पीरियड के दौरान इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी मजबूत बना दिया। आईन अकबरी को अबुल फजल अल्लामी ने एम्परर अकबर के ऑर्डर्स पर लिखा था और ये एक बहुत ही बड़ा, डिटेल्ड और केयरफुली प्लान्ड हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट का रिजल्ट था। इस वर्क को 1598 में कंप्लीट किया गया था, जो अकबर के रेन का 42nd ईयर था और इससे पहले इस पर 5 बार रिविजन्स किए गए थे। ये वर्क एक और बड़े हिस्ट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसे अकबरनामा कहा जाता था, जिसमें 3 बुक्स थीं। पहली 2 बुक्स अकबर के रेन के पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्क्राइब करती थी, जबकि तीसरी बुक, जिसे आईन अकबरी कहा जाता है, मुगल एम्पायर के रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरऑल स्ट्रक्चर का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड थी। ये इंपीरियल रेगुलेशंस के लिए एक गाइड की तरह भी काम करती थी और साथ ही एम्पायर और उसकी प्रोविंसेस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी देती थी। आईन अकबरी मुगल कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर प्रेजेंट करती है। इसमें यह बताया गया है कि एम्पायर का रेवेन्यू कहाँ से आता था, डिफरेंट प्रोविंसेस के फिजिकल फीचर्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लोगों की लिटरेरी, कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस को रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही अकबर की गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन दिया गया है और प्रोविंसेस के बारे में डिटेल्ड न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है। इतनी बड़ी मात्रा में इन्फॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली कलेक्ट और अरेंज करना मुगल स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे एम्परर को अपने वास्ट एम्पायर में मौजूद कस्टम्स, प्रैक्टिसेस और कंडीशंस की डाइवर्सिटी को समझने में मदद मिलती थी। आज के हिस्टोरियंस के लिए आईन अकबर के टाइम के मुगल एम्पायर को समझने का एक बहुत वैल्यूएबल सोर्स है, लेकिन यह सेंट्रल अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है और सोसाइटी को ऊपर से यानी एपेक्स से दिखाती है। आईन अकबरी को 5 बुक्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें दफ्तर कहा जाता है। पहली 3 बुक्स मेनली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। पहली बुक मंजिल आबादी, इंपीरियल हाउस होल्ड और उसकी मेंटेनेंस का डिस्क्रिप्शन देती है। दूसरी बुक सिपाह आबादी, मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करती है और एम्पायर के ऑफिशियल्स और सर्वेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इस बुक में मनसबदार्स, स्कॉलर्स, पोएट्स और आर्टिस्ट्स की शॉर्ट बायोग्राफीज भी शामिल हैं। तीसरी बुक मुल्क आबादी, एम्पायर के फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है और रेवेन्यू रेट्स के बारे में डिटेल्ड न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइड करती है। इसमें एम्पायर की 12 प्रोविंसेस का अकाउंट भी दिया गया है, जिसमें उनकी ज्योग्राफी, लैंड फीचर्स, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जैसे सरकार्स, परगनाज और महाल्स, टोटल मेजर्ड लैंड एरिया और असेस्ड रेवेन्यू, जिसे जमा कहा जाता था, शामिल हैं। प्रोविंशियल लेवल पर डिटेल्स देने के बाद आईन छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी सरकार्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जाती है। ये इन्फॉर्मेशन टेबल्स के फॉर्म में दी गई है, जिसमें परगनाज या महाल्स के नाम, उन एरियाज के फोर्ट्स, मेजर्ड लैंड, कैश में असेस्ड रेवेन्यू, चैरिटी के रूप में दिए गए रेवेन्यू ग्रांट्स और जमींदार्स के डिटेल्स रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही जमींदार्स के कास्ट बैकग्राउंड और उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जैसे कैवलरी, फुट सोल्जर्स और एलिफेंट्स की संख्या भी मेंशन की गई है। इस तरह की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के थ्रू मुल्क आबादी नॉर्दर्न इंडिया की एग्रेरियन सोसाइटी का एक कॉम्प्लेक्स और रिच पिक्चर प्रेजेंट करती है। आईन की चौथी और 5वीं बुक्स इंडिया की रिलीजियस, लिटरेरी और कल्चरल ट्रेडिशंस का डिस्क्रिप्शन देती हैं और साथ ही अकबर के वाइज और ऑस्पिशियस सेइंग्स का कलेक्शन भी शामिल करती हैं। अबुल फजल ने खुद एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कितनी केयरफुली कलेक्ट की थी। उन्होंने काफ़ी टाइम ओल्ड और एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स के साथ साथ यंगर और एक्टिव मेंबर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पूछने में लगाया, उनके अकाउंट्स को कंपेयर किया, लिखा और क्रॉस चेक भी किया।
प्रोविंसेस को ऑर्डर्स भेजे गए थे कि एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स अपने नोट्स और पास्ट इवेंट्स के रिकॉर्ड्स इंपीरियल कोर्ट को भेजें। जो मटेरियल कलेक्ट हुआ उसे एम्परर के सामने रेड किया गया और जहां ज़रूरत थी वहां करेक्शंस और एडिशंस किए गए। अबुल फजल ने इंपीरियल रिकॉर्ड ऑफिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को कंसल्ट किया, अकबर के एक्सेशन से लेकर उस टाइम तक इशू हुए रॉयल ऑर्डर्स की कॉपीज कलेक्ट की और मिनिस्टर्स और हाई ऑफिशियल्स के रिपोर्ट्स का यूज़ किया जो एम्पायर के इंटरनल मैटर्स और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड थे। इसके अलावा उन्होंने नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट लोगों के नोट्स भी गैदर किए। इन सब सोर्सेज का यूज़ करके उन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी को केयरफुली कंपाइल किया। इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से आईन अकबरी को कई स्कॉलर्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। हेनरी ब्लॉचमैन ने पहला वॉल्यूम एडिट और ट्रांसलेट करके 1873 में पब्लिश किया और बाकी वॉल्यूम्स को एच.एस. जैरेट ने लेट 19th सेंचुरी में ट्रांसलेट किया, जिन्हें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने पब्लिश किया। ऑल्दो आइन को ऑफिशियली अकबर ने स्पॉन्सर किया था ताकि एम्पायर को गवर्न करना ईजी हो जाए। ये सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की सिंपल कॉपी नहीं थी। अबुल फजल के द्वारा 5 बार रिविजन्स किए जाना ये दिखाता है कि उन्हें एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी की कितनी चिंता थी। ओरल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता था तभी उसे इंक्लूड किया जाता था और न्यूमेरिकल डेटा को वर्ड्स में लिखा गया ताकि कॉपिंग मिस्टेक्स कम हो सके। फिर भी हिस्टोरियंस ने आइन की कुछ प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट की हैं। कुछ जगहों कैलकुलेशंस में छोटी मोटी एरर्स मिलती हैं जो शायद सिंपल अरिथमेटिक मिस्टेक्स या असिस्टेंट्स के कॉपिंग एरर्स की वजह से हुई हो। ये माइनर एरर्स हैं और ओवरऑल डेटा की रिलायबिलिटी को कम नहीं करती। एक और लिमिटेशन ये है कि इन्फॉर्मेशन हर प्रोविंस से इक्वली कलेक्ट नहीं की गई। जैसे बंगाल और ओडिशा जैसे रीजन्स के लिए जमींदार्स के कास्ट कॉम्पोजिशन का डिटेल डेटा अवेलेबल नहीं है, जबकि रेवेन्यू डेटा काफ़ी रिच है। प्राइसेस और वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लिमिटेड है और ज़्यादातर इंपीरियल कैपिटल आगरा के आसपास के एरियाज पर बेस्ड है, इसलिए बाकी रीजन्स के लिए कम यूजफुल हो जाती है। इन लिमिटेशंस के बावजूद आईन अकबरी अपने टाइम का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिस्टोरिकल सोर्स है। ये मुगल एम्पायर की ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग के बारे में डीप इंसाइट देती है और लैंड, रेवेन्यू, प्रोडक्ट्स और लोगों से रिलेटेड वैल्यूएबल न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइड करती है। पहले के मिडीवल हिस्टोरियंस ज़्यादातर वॉर्स, रूलर्स और पॉलिटिकल इवेंट्स पर फोकस करते थे, जबकि अबुल फजल ने सोसाइटी, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन पर सीरियस अटेंशन दिया। आइन ने हिस्टोरिकल राइटिंग में एक बड़ा शिफ्ट मार्क किया और 17th सेंचुरी के बिगिनिंग के आसपास इंडिया को स्टडी करने का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। एग्रेरियन रिलेशंस, प्रोफेशंस, ट्रेड्स और इंपीरियल एस्टैब्लिशमेंट पर दी गई इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस को मुगल इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत डेप्थ में समझने में मदद करती है।